हे गाइस, सो हियर आई एम देयर फॉर यू। आज हम लोग आज के सेशन में सॉल्यूशंस को डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज बेसिकली द लिक्विड सॉल्यूशंस, जो तुम्हारे क्लास 12 का टॉपिक है, लिक्विड सॉल्यूशंस, जहां से हर साल जेईई में क्वेश्चन आता ही आता है। तो क्यों ना उस टॉपिक को अच्छे से थॉरली रिवाइज किया जाए। तो तुम्हें जेईई में एक अच्छा रैंक बनाने के लिए 220 नंबर के अप्रॉक्सीमेटली लाना इज वेरी नेसेसरी। वो तभी हो सकता है जब तुम एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करते चलो। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स को कवर ऑलरेडी करा दिया है, ठीक है। अब आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिक्विड सॉल्यूशंस। अगर कोई भी बच्चा अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करने बैठता है तो उसको लगभग 4 से 5 घंटे निकल जाते हैं और फिर भी वो बहुत सारी चीज़ों को मिस आउट कर जाता है, या फिर मोर देन अ डे भी उसको लग जाता है और उसका एक टॉपिक कवर नहीं हो पाता। और जबकि सिर्फ हमारे पास केमिस्ट्री नहीं, हमारे पास फिजिक्स मैथ्स भी है रिवाइज करने के लिए। सो गाइज, इफ यू विल फॉलो मी फॉर दिस अप्रॉक्सीमेटली 45 मिनट्स टू 1 आवर ऑफ द सेशन, या हो सकता है थोड़ा सा 10-5 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो इस सेशन के थ्रू, इस 1 घंटे के थ्रू व्हाट वी विल बी गोइंग टू डू, हम सारे के सारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे ही करेंगे। साथ में उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो भी हमारे रिवाइज होते चले जाएंगे। तो यानी कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई, सारा का सारा रिवीजन भी हो गया, जो चीज़ें तुम भूल जाते हो या तुम्हें को कोई कन्फ्यूजन्स होते हैं वो सब भी क्लियर हो गए। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है एक चैप्टर को कंप्लीटली करने का, ठीक है। सो गाइज, अलॉन्ग विद दिस, तुम मेरे साथ जुड़कर इस घंटे में, मतलब ये नहीं, यानी कि अगर तुम्हें सॉल्यूशंस को रिवाइज करना है, तुमने अभी तक नहीं किया है, तो डेफिनेटली वॉच दिस पर्टिकुलर सेशन। तुम्हारा सॉल्यूशंस पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा एंड कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा एंड यू विल फील प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। अगर तुम्हारा पेपर अभी 4 दिन बाद ही है तो भी तुम इस सेशन को देखो, बिकॉज येस, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू, बिकॉज तुम्हारा एक ना मतलब एक सॉलिड बिल्ड हो जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद इट, शुरुआत करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे लेकर आए हुए हैं। अगर तुम अप्रॉक्सीमेटली देखोगे तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर तुम अप्रॉक्सीमेटली देखोगे तो लगभग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हम करने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली 10 इन नंबर, ठीक है। तो क्यों ना इन 10 क्वेश्चन को किया जाए। अगर 10 क्वेश्चन, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर में कॉन्सेप्ट्स कितने हैं, एक रॉल्स लॉ आता है तुम्हारा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और वो वेंट ऑफ फैक्टर वाला, और एक हेनरीज लॉ। तो गिनती ये 5 कॉन्सेप्ट है। 5 कॉन्सेप्ट पे अगर हमने 10 क्वेश्चन कर लिए तो सब कुछ ही रिवाइज हो गया ना, है ना। सो दिस इज इट, सो व्हाई नॉट वी डू दैट। चलो फिर शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, और अलोंग विद द कैलकुलेशन, है ना, सब कुछ करेंगे, कैलकुलेशन भी करेंगे। कई बार मेरे फिजिकल के बच्चे इस बात से परेशान रहते हैं कि मैम मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो मेरा आंसर गलत आता है, ठीक है। तो या कैलकुलेशन में हमारी गड़बड़ हो जाती है, तो उसको भी फिगर आउट करेंगे आज की क्लास में कि कैसे बेस्ट से बेस्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो हियर वी बिगिन विद द गाइस। पहला क्वेश्चन तुमसे कह रहा है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, थोड़ा ना अपने आप को माहौल बनाओ जल्दी से। अगर कोई पेन पेपर नहीं लेके बैठे हो तो जरा रफ शीट वगैरह ले लो, अपने हाथ में नोटबुक ले लो, क्योंकि फिजिकल के क्वेश्चन सिर्फ देखने से तो बनने वाले हैं नहीं है, ठीक है। वी हैव टू डू देम थॉरली। तो क्वेश्चन पूछा गया है द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बारी। Observe for a formic acid solution of concentration this is this. Okay. Density of formic acid is this much, 1.05 gram per milliliter. The Van't-Hoff factor for the formic acid solution is nearly, okay, तो यानी कि वो Van't-Hoff factor यानी कि I की वैल्यू मांगना चाह रहा है हमसे। अब मैं बात करती हूँ, जब हम बात कर रहे हैं द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर अ फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन दिस, यानी कि पर्टिकुलर कोई कॉन्सेंट्रेशन मेरे को क्या दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड HCOOH होता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन मुझे दी गई है 0.5 मिलीलीटर पर लीटर, मिलीलीटर पर लीटर। तो थोड़ा देखो, ये दिस इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दिस इज V/V, है ना, यानी कि इतना मिलीलीटर पर लीटर में दिया हुआ है। और डिप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा TF, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन हो रहा है, दैट इज, जो डिफरेंस है दैट इज 0.0405 का डिग्री सेल्सियस। बड़े प्यार से करेंगे, आराम से करेंगे, क्योंकि हम यहाँ सीखने आए हैं, किसी से रेस नहीं लगानी है, कोई टेस्ट नहीं हो रहा है, मैंने कोई मॉक नहीं ले रही हूँ आज का, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड इज, अच्छा आपको डेंसिटी दी हुई है कि फॉर्मिक एसिड की डेंसिटी, उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन हमारे को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में बताई थी, तो अब वो कह रहे हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOH की डेंसिटी है 1.05
ग्राम पर ml, ये है द वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ द फॉर्मिक एसिड सोल्यूशन इज नियरली, यानी कि आई क्या होगा और तुम्हारा KF भी तुम्हारे को दे रखा है। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, इन सारे डाटा को अगले पेज पे करती हूँ और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, आई डू हैव अ क्वेश्चन इन माई हैंड टू, तो जल्दी से जरा डाटा समराइज करते हैं। डेल्टा TF कितना दे रखा था, आई होप तुमने ऑलरेडी लिख लिया है, 0.0405 डिग्री सेल्सियस। कॉन्सेंट्रेशन आपको दे रखी थी 0.5 ml पर लीटर, और इसी के लिए आपको डेंसिटी दे रखी थी फॉर्मिक एसिड की। फॉर्मिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी दोनों ही दिया हुआ है, 1.05 ग्राम पर ml। और देखा जाए तो आपसे वेंट ऑफ फैक्टर यानी कि आई की वैल्यू पूछी गई है, और KF आपको दे रखा है, क्योंकि जो भी तुम्हारा फॉर्मिक एसिड ले रहे हो उसे पानी में डाल रहे हो, तो पानी का KF दे रखा है 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये दे रखा है। अब मुझे लगता है कि हर बच्चे को ये पता होगा कि डेल्टा TF यानी कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट IKFM होता है, यानी कि मोलालिटी होता है, राइट। तो अगर तुम्हें यहाँ पे I की वैल्यू निकालनी है तो वो आएगी डेल्टा TF डिवाइडेड बाय KF और मोलालिटी, जिसमें से तुम्हारे पास डेल्टा TF भी दिया हुआ है विच इज़ 0.0405। अब तुम चाहो तो इसे डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ चेंज इन टेम्परेचर, तो दिस इज इक्वल्स टू, आप इसे केल्विन भी कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखोगे, क्योंकि डिफरेंस है ये, तो डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम इसे सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, उतना ही रहेगा वो। ठीक है, ये तुम्हारा डेल्टा TF हो गया। KF तुम्हारे को पानी का दे रखा है विच इज़ 1.86 केल्विन। ठीक है, इसीलिए मैंने किया इसे केल्विन में, ताकि केल्विन केल्विन आपस में कट जाए। दिस इज किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब आपको मोलालिटी नहीं दे रखी है, आपको मोलालिटी नहीं दे रखी है, और आपको इतना पता होगा कि मोलालिटी होता क्या है। मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन kg ऑफ सॉल्वेंट, है ना, इन kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट के कितने kg में वो आपका प्रेजेंट है। अब जो आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, ठीक है, वो क्या दे रखी है और हमें कैसे पता चलेगा कि आपका कितना वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब आपको जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी थी, अब थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं कि आपको क्या दे रखा है। आपको दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि आपको दिया हुआ है कि 0.5 ml is present in 1 liter of solution, यानी कि जो सोल्यूशन है वो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है वो आपका 0.5 ml है। तो यानी कि दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का वॉल्यूम है ये। अब मेरे को दी हुई है डेंसिटी ऑफ फॉर्मिक एसिड, यानी कि इसका वॉल्यूम मेरे पास है, इसकी डेंसिटी मेरे पास है। इसकी डेंसिटी मेरे पास कितनी है 1.05, तो आई नो दैट डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, राइट, मास अपॉन वॉल्यूम। और मेरा डेंसिटी क्या हो जाएगा, यानी कि मुझे मास निकाल लूँ मैं, तो मेरे को मास कैसे निकल सकता है मेरा, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी कितनी हो गई मेरे पास 1.05 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी इज ग्राम पर ml। तो एक काम करते हैं, यूनिट्स भी साथ साथ लेते हुए चलते हैं ताकि कुछ कुछ हमें समझ में आएगा। तो डेंसिटी कितनी दे रखी है आपको, ग्राम पर ml दे रखी है, ग्राम पर ml ही दे रखी है ना, कितनी दे रखी थी क्वेश्चन में देख लेते हैं। डेंसिटी वॉज ग्राम पर मिलीलीटर, हाँ यही दे रखी है। और वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 0.5 मिलीलीटर दे रखा है। तो मिलीलीटर से तो मिलीलीटर कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 1.05 इंटू 0.5। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तो 1.05 इंटू 0.5 इज कम्स आउट टू बी 0.525 आ जाएगा। दिस इज ग्राम्स, ठीक है, यानी कि मेरे पास आ गया मास ऑफ फॉर्मिक एसिड। सो दिस इज माई मास ऑफ
फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड का मेरे पास मास आ गया, लेकिन मुझे मोलालिटी के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे, तो ये तो मेरा मास आ गया, तो अब इसका मोलर मास कितना होता है अगर मुझे ये पता चल जाए तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, राइट। सो दिस इज मास, और मोलर मास कितना होता है ऑफ फॉर्मिक एसिड, यानी कि अच्छा इसमें कंट्रोल जेड हमारा काम नहीं करेगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, नाउ वी विल बी फाइंडिंग आउट द नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो ये मेरा मास निकल कर आ गया, दिस इज वन थिंग। अब मैंने कहा इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 0.525 डिवाइडेड बाय, अगर आप मोलर मास देखोगे तो फॉर्मिक एसिड का वो लगभग होता है, इफ आई लुक फॉर इट इज 46 ग्राम्स, 46 ग्राम्स। अब ये भी ग्राम है, ये भी ग्राम है, व्हेन यू विल सॉल्व इट, अब देख लो ये कितना आता है, सो दिस इज गोइंग टू बी द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब अगर आपको इसे कैलकुलेट करना है, सो हाउ वुड यू कैलकुलेट, तो देखो आपको दिख रहा है दिस इज 46, दिस इज 52, तो एक काम करते हैं अभी फिलहाल के लिए इसे ऐसे ही ले लेते हैं, यानी कि मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं ना, तो मैं इसे ले लेती हूँ 0.525 डिवाइडेड बाई, ये तो कट ही जाएगा एंड हमारे नंबर ऑफ मोल्स में आ जाएगा, दैट इज दी 46, ये मेरे क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। नाउ दिस मोल्स आई हैव टू टेक इन अ सॉल्वेंट, और जो मेरा सॉल्वेंट रहेगा दैट इज सॉरी इट इज नॉट बेसिकली द या तो 1 kg, मतलब इन अ सॉल्वेंट। अब आपको यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ था, ठीक है, सो आपको यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ था, तो अब आपका जो मास होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू व्हाट, क्योंकि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, तो आपका जो भी सॉल्वेंट होगा, जो भी आपका वाटर होगा, तो उसका आपका मास कितना होगा, यानी कि तो दैट इज गोइंग टू बी दी 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन अगर मुझे दिया हुआ है, तो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में से अगर मैं इसका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल दूं तो कितना बचेगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकाल दो, तो इट इज़ गोइंग टू बी नेग्लिजिबल, यानी कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इफ दिस इज़ 1 लीटर, तो 1 लीटर में से अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट निकालोगे विच इज़ 0.5 ml, तो अल्टीमेटली इट कम्स आउट टू बी 99.5 ml, यानी कि इतना ml आपके पास क्या आएगा, 1000, यानी कि इवन 999.5 ml आएगा आपके पास, राइट। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो ये आपके 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, आई कैन से दैट जो मेरा मास ऑफ सॉल्वेंट है दैट इज इक्वल्स टू 1 kg, मैं उसे 1 kg की अप्रॉक्स ले सकती हूँ, क्योंकि इतना वो करना, कैलकुलेशन करना विल नॉट बी गुड इनफ, ठीक है, तो आप सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज कर सकते हो। सो अल्टीमेटली व्हेन यू सॉल्व इट, आपका केजी से केजी कट रहा है, केल्विन से केल्विन कट रहा है, मोल से मोल कट रहा है, ये सब कुछ कट जा रहा है। अब नाउ यू हैव टू सॉल्व इट, अब थोड़ा इसे सॉल्व करने की कोशिश करो, तो यू विल बी गेटिंग दैट दिस इज 0.0405 एंड दिस इज 1.86। अब देखो ये 4 है या 18 है, ठीक है, दिस इज 0.5 एंड दिस इज 46, ठीक है। तो क्या समझ में आता है आपको, क्या समझ में आता है, जरा एक बारी सारी यूनिट्स को कट करके इसकी कैलकुलेशन करने की कोशिश करो। दिस इज 0.04, चाहो तो पहले पॉइंट्स को समराइज मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। अब तुम इसे जरा सॉल्व करो, व्हाट इज योर आंसर कमिंग आउट टू बी, सारे यूनिट्स कैंसिल हो रहे हैं तुम्हारे, दिस इज 1.86, 4 से भी इसको काटने की कोशिश कर सकते हो, 16 टाइम्स होता है ना, 4 4 जा 16, तो देखो कितना कट कर आ रहा है, आई थिंक ये कट कर आएगा कुछ 4 टाइम्स ही कटना चाहिए, ये कुछ तुम्हारा 4 टाइम्स कटेगा। पॉइंट्स को तुम्हें सॉल्व करना है, 5 to 5 और 46, तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 452, तो बेसिकली कितना होना चाहिए 125 46, 16 टाइम्स कुछ कटेगा, इसे कट करो 16 टाइम्स कुछ, and then look for your answer, what it comes out to be approximately। किसी ने सॉल्व किया, इफ यू विल सॉल्व इट, तो सिंपल कॉन्सेप्ट लगा था आपका, एंड जो आपका आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 1.9 समथिंग। प्लीज फिगर इट आउट एंड मुझे बताओ तुम्हारा आंसर क्या आया,
चाहो तो यहाँ पे दोबारा से कैलकुलेशन कर सकते हो. लेट मी राइट द कंप्लीट कैलकुलेशन जो तुम्हें करनी है, विच इज़ 0 पॉइंट, घबराओ मत कैलकुलेशन के टाइम पे. ओके, 0.0405 डिवाइडेड बाय 1.86, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 0.525, यही तुम्हें करना था, और मल्टीप्लाइड बाय 46. सो दिस इज व्हाट द कंप्लीट कैलकुलेशन यू हैव टू डू. ओके, तो तुम क्या कर सकते हो यहाँ पे, पॉइंट्स को कैंसिल कर सकते हो या सिंपल कैलकुलेशन पे जा सकते हो. अगर मैंने बोला और हमारे को ना नियरेस्ट कैलकुलेशन करनी होती है, नियरेस्ट अप्रॉक्सीमेटली में हमें जाना होता है. ओके, so 1.9 approximately you will be getting your answer. Try to figure it out, you will get it. ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं. Two solutions A and B are prepared by dissolving 1 gram of a non-volatile solute X and Y respectively in the 1 kg of water. The ratio of depression and freezing points for A and B is found to be this. The ratio of molar masses of X and Y is. ठीक है, अब देखो पहले क्वेश्चन को समझे, ठीक है, इसको प्लॉट करो, क्या कहना चाह रहा है वो. दो सॉल्यूशंस हैं A एंड B, आप प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ग्राम ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स X एंड Y, यानी कि मैंने 1 ग्राम ऑफ X डाला और 1 ग्राम ऑफ Y डाला एज अ सॉल्यूट. किस में डाला? इन 1 kg ऑफ वाटर. यहाँ पे भी मेरे पास 1 kg वाटर है और यहाँ पे भी मेरे पास 1 kg वाटर है. तो इतना हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया और ये हमारा वाटर एज अ सॉल्वेंट है. नाउ द रेशियो ऑफ डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स, यानी कि डिप्रेशन डेल्टा TF फॉर A एंड द डेल्टा TF फॉर B, फ्रीजिंग पॉइंट्स फॉर A एंड B इज फाउंड टू बी इन द रेशियो 1:4. यानी कि मैं कह सकती हूँ कि डेल्टा TF फॉर A अपॉन डेल्टा TF फॉर B इज इक्वल्स टू 1/4. ये आ रहा है. द रेशियो ऑफ मोलर मासेस, यानी कि जो भी रेशियो होगा मोलर मास ऑफ A एंड द मोलर मास ऑफ X एंड द मोलर मास ऑफ Y इज, यानी कि अब आपका इसका रेशो क्या होगा. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, चीज़ों को फिगर आउट करते हैं. हमारा जो X एज अ सॉल्यूट था, ठीक है, वो, और हमारा जो Y एज अ सॉल्यूट था जो तुमने B सोल्यूशन में डाला, जो तुमने A सोल्यूशन में डाला, ठीक है, इन दोनों के ग्राम्स कितने कितने दे रखे थे? 1 ग्राम और 1 ग्राम, यानी कि ये भी 1 ग्राम था, ये भी 1 ग्राम था. और जो तुम्हारे को सॉल्वेंट दे रखा था दैट इज़ वाटर, वो भी कितना था? वो भी यहाँ पे कितना था? दैट वाज द 1 kg. और मैंने देखा कि डेल्टा TF ऑफ A अपॉन डेल्टा TF ऑफ B इज इक्वल्स टू 1/4. आपको मोलर मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ B, आपको ये निकालना है. अब सबसे पहले हम ये देखते हैं ये डेल्टा TF होता क्या है. अगर तुम ये देखते हो तो डेल्टा TF इज इक्वल्स टू IKF और M होता है. अभी अभी हमने ये देखा था. तो एज पर दैट मेरा जो डेल्टा TF ऑफ सोल्यूशन A की अगर मैं बात करूँ तो वो जाएगा डेल्टा TF A. I तो दोनों के लिए सेम ही होगा क्योंकि सेम ही हमारे पास सॉल्वेंट है. दिस इज KF, ये हमारा KF हो जाएगा. KF इज गोइंग टू बी द कांस्टेंट, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है, ठीक है, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट ही है. हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, यानी कि जो मोलालिटी होगी वही तो बदलेगी. तो यानी कि A के लिए मोलालिटी A रहेगी और डेल्टा TF B के लिए हमारा रहेगा I भी सेम ही रहेगा, KF भी सेम ही रहेगा, मोलालिटी भी रहेगी. तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा डेल्टा TF A अपॉन डेल्टा TF ऑफ B इज इक्वल्स टू I से I कट गया, यानी कि मोलालिटी ऑफ A एंड द मोलालिटी ऑफ B. अब ये मोलालिटी ऑफ A और मोलालिटी ऑफ B क्या होती है? अब जरा इसको थोड़ा सा समझा जाए. तो यानी कि मोलालिटी ऑफ A एंड द मोलालिटी ऑफ B क्या होती है? इज द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स of A divided by the mass of solvent divided by the mass of solvent, ठीक है, यही होता है, मल्टीप्लाइड बाय
number of moles of B divided by the mass of solvent. ठीक है, ये होती है. अब आप एक बात बताओ, जो मास ऑफ सॉल्वेंट है ये तो दोनों के लिए सेम ही है ना. यानी कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है ये तो दोनों के लिए सेम ही है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जो सॉल्वेंट तुम ले रहे हो 1 kg 1 kg, यानी कि ये भी 1 kg ही है और ये भी 1 kg ही है, तो और सेम ही सॉल्वेंट है, तो ये दोनों आपस में कट गए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बचा. ठीक है, अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होता है. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए होता है यानी कि मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय ये होता है मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ बी. मैं थोड़ा डिटेल में करी ताकि समझ में आए. अब मोलर मास ऑफ ए और बी क्या दे रखा है, यानी कि अब तुम्हें दे रखा था कि एक्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट दोनों के केस में 1 ग्राम है. अब यानी कि ये भी तुम्हारा 1 ग्राम ही था और ये भी तुम्हारा 1 ग्राम ही था. अगर ये दोनों 1 ग्राम थे तो आपस में कैंसिल हो गए, बिल्कुल कैंसिल हो गए. तो बचा क्या, मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए, यही तो बचा. सो अल्टीमेटली आई गॉट द रिलेशनशिप की डेल्टा टी एफ अपॉन ए एंड द डेल्टा टी एफ अपॉन बी इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए, एंड दिस रेशियो वॉज इज इक्वल्स टू 1/4. तो एम बी अपॉन एम ए इज 1/4, देयरफॉर एम ए अपॉन एम बी, अगर आपको एम ए अपॉन एम बी निकालना है तो दैट विल बी 4/1. सो व्हाट इज योर आंसर. सो द रेशियो ऑफ मोलर masses ऑफ एक्स एंड वाई इज एम एक्स रेशो एम बाई पूछा है ना, सॉरी मैंने शायद गलत ले लिया है. डेल्टा टी एफ ऑफ ए सोल्यूशन एंड बी इज 1/4 था, तो ये आपका एम बी बाई एम ए आया, दैट इज 1/4. लेकिन हमें निकालना है एक सेकेंड, ये आया आपका राइट, एम बी अपॉन एम ए इज इक्वल्स टू दिस आया. अब आपको निकालना है एम ए बाय एम बी, तो अपन एक काम करें, लेट अस डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो क्या होगा, एम ए ऊपर चला गया, एम बी नीचे चला गया, तो ये 4/1 ही आएगा. तो दैट इज 4/1. चलो अब इसे ऑप्शंस में तलाशो कैसे आ रही है. 4:1 किसका रेशो है, ये 4:1, यानी कि ऊपर वाला 4 टाइम्स है, नीचे वाला 1 टाइम है, तो 4:1 कहाँ आ रहा है. इज दिस 4:1? नहीं, दिस इज 5:1. ये तो 5 टाइम्स ऑफ 1 हो गया, 20 20 20 20 20. दिस इज 5:1, दिस इज 1:4. इसको देखोगे तो यस दिस इज 4:1, ये 4:1 ही तो है. देखो जरा, आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट. जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए टेंशन लेने से क्या फ़ायदा है. एडमिट कार्ड नहीं आया, वो जेई को टेक केयर करना है, वो भेज देंगे तुम एडमिट कार्ड. व्हाट टू बी वरीड ऑन. 24 को एग्ज़ाम है, आज तो 21 तारीख ही है. ऑनलाइन भेजना, उन्होंने कौन सा पार्सल से भेजना है जो लेट हो जाएगा. ठीक है, सो चिल करो बच्चे, आ जाएगा. टेंशन करके जबरदस्ती अपना वक्त और ख़राब कर दोगे. तो आया आंसर. आपका आंसर अगर 4:1 ही है तो 4:1 ही रहेगा ना, तो यही रहेगा. तो प्लीज़, वो क्वेश्चन ने तुम्हारे साथ थोड़ा सा खेलने की कोशिश की है, तुम्हें कंफ्यूज करने की कोशिश की है. तो ये देखो, व्हाट इज़ दिस. अब 1 को डिवाइडेड बाय 0.25 करोगे तो अल्टीमेटली ये 4 टाइम्स ही कटेगा ना. ठीक है, पॉइंट हटा दो तो ये 4:1 ही आएगा ना. सो दिस इज़ योर आंसर. सो बी इज़ योर आंसर. ओके, सो दिस इज़ इट. अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं. सो द एलिवेशन इन पॉलीगॉन, प्लीज गाइज thoroughly you have to attend the lecture, okay, and do like and subscribe for the channel at the same time.
अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन हम लोग करने का ट्राई मारते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर द 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए इज 3 केल्विन। यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टी बी जब हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है फॉर कितना है 3 केल्विन है डेल्टा टी बी फॉर अ 1 मोलर सोल्यूशन। यानी कि अब इस क्वेश्चन में तो तुम्हें मोलालिटी ही दे रखी है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1 ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए, ठीक है, of the elevation boiling point for 1 molar solution of non volatile solute A is this, ठीक है, किसी non volatile solute A के लिए। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा जी इन्होंने डेल्टा टी एफ की भी बात कर ली है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 2 मोलर सोल्यूशन, यानी कि अब मोलालिटी दे रखी है तुम्हें, यानी कि 2 मोलर सोल्यूशन ऑफ ए, मतलब यानी कि अभी भी ये ए के ही लिए ही है, ठीक है, इन द सेम सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में आपका सॉल्वेंट सेम है, ठीक है, सॉल्वेंट सेम है, इज 6 केल्विन, यानी कि ये तुम्हारे को 6 केल्विन दे रखा है। द रेशियो ऑफ के बी एंड के एफ दैट इज के बी और के एफ का रेशो, ये रेशो वाले क्वेश्चन तो एक्सट्रीमली इजी होते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कुछ झंझट नहीं है और आराम से कर सकते हो। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज, यानी कि एक्स की वैल्यू बतानी है नियरेस्ट इंटीजर में, समझ गए। तो इन्होंने क्या बोला है थोड़ा सा एक बार समराइज करते हैं, अगर तुमने रीड कर लिया है क्वेश्चन अच्छे से और सारे डाटा को लिख लिया है तो हियर लेट्स टॉक अबाउट द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सोल्यूशन कहता है कि अभी अभी मैंने देखा कि मेरे को डेल्टा टी बी और डेल्टा टी एफ दोनों की बात की गई थी, जो कि होता गया, एक बार ये देख लिया जाए। डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू आई के बी लोगे ना यहाँ पे, के बी और मोलालिटी, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी आई के एफ और एम मोलालिटी। अब तुम्हें दिया हुआ था कि डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ, यानी कि डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, जरा एक बार अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसे, ये हो जाएगा हमारा आई के बी एम डिवाइडेड बाई आई के एफ एम, दिस इज द मोलालिटी फॉर अ सोल्यूशन, ठीक है, ये टी बी जब निकाल रहे हो उसके लिए है और ये एम उसके लिए है, ठीक है। अब एक बात बताओ, डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ को उन्होंने बोला हुआ है कि जो इसका रेशियो है दैट इज, कितना बोला था क्वेश्चन में, लुक फॉर द क्वेश्चन अगेन, डेल्टा डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ का कोई रेशियो नहीं बोला है उन्होंने, वो उन्होंने बोला है कि डेल्टा टी बी 3 केल्विन है, डेल्टा टी एफ 6 केल्विन है। अच्छा, तो इन्होंने बोला कि ये तो भैया 3 केल्विन है और डेल्टा टी एफ 6 केल्विन है, यानी कि जो डिफरेंसेस हैं वो इतने इतने हैं, ठीक है। जो आई की वैल्यू होगी वो तो सेम ही होगी, तो आई तो भाई सबके कट जाएगी क्योंकि सेम ही सॉल्वेंट हम लोगों ने लिया है। के बी और के एफ, यानी कि के बी और के एफ का रेशियो उन्होंने बोला है कि 1/x है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा था कि मोलालिटी डेल्टा टी बी के केस में 1 है और मोलालिटी इसके केस में 2 है, यानी कि इसके केस में मोलालिटी 1 है और इसके केस में मोलालिटी 2 है। अब जरा बताना कि बस हमें और क्या करना था इस क्वेश्चन में, कितना सिंपल सा सीधा सादा सा क्वेश्चन था, राइट। तो अब तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये 1/x इज इक्वल्स टू 1/x इज इक्वल्स टू ये 2 और ये 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो मेरा तो ये आ रहा है कि x इज इक्वल्स टू 1/1, तो बेसिकली आई कैन से दैट x इज इक्वल्स टू 1, सिंपल। क्या बताऊँ मैं इसमें इंटीजर में कि x की वैल्यू क्या है, 1/x, x क्या है, x 1 है, क्योंकि 1/1 आंसर आ रहा है, x इज 1, ओके। सो दिस इज इट, दिस इज योर आंसर। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, बट आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे भी रिलेशनशिप दी हुई है, ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही रहते हैं, तो प्लीज़ तुम ये सोच के कि यार फिजिकल में कैलकुलेशन होती है क्वेश्चंस ही नहीं कर रहे हो, तो दैट्स वेरी रॉन्ग। हियर द क्वेश्चन सेज कि जो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट होगा of a 2% aqueous solution of a non-volatile solute A is equals to the boiling point of 8% aqueous solution of a non-volatile solute B. The relation between the molecular weights of A and B is, यानी कि boiling point of a 2% aqueous solution, okay.
2% aqueous solution of नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका हम बात कर रहे हैं, किसके बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर रहे हैं? दैट इज ऑफ अ 2% aqueous solution ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन ए इज इक्वल टू, यानी कि जैसे मैथ्स में एक्सप्रेशन निकालते थे ना, दिस इज इक्वल्स टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 8% aqueous solution of a non-volatile solute B to the relation between the molecular weight of A and B। तो यानी कि इन दोनों के A और B के molecular weight में क्या रिलेशनशिप आएगी, तो समझें। यानी कि इसने कहा है, जो मैथमेटिकली ये जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी कि ऑफ ए, यानी कि डेल्टा टी बी ऑफ ए इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बी ऑफ बी। यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, द जो भी हमारा बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, वो जो ए का आ रहा है और बी का आ रहा है, वो दोनों का बराबर है। ए का 2% एक्वस सोल्यूशन है और बी का 8% एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। ए के केस में 2% एक्वस सोल्यूशन है और इसके केस में 8% एक्वस सोल्यूशन है। तो एक काम करता है, ये 2% और 8% को समझने की कोशिश करता है ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लेट्स से मैंने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया, लेट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए बी 100 ग्राम्स। तो 2% ऑफ 100 ग्राम इज इक्वल्स टू 2 ग्राम हो जाएगा। 2 ग्राम हो गया, 2% 100 ग्राम का 2 ग्राम्स हो गया। तो यानी कि मेरे पास 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मुझे पता नहीं है और मास ऑफ द सॉल्वेंट हमारा सेम ही होने वाला है। सिमिलरली लेट या हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा तरीका ये है कि हम सॉल्यूट ना लें और यहाँ से सॉल्वेंट भी निकाल लें। पढ़ो एक बारी, एक्वस सोल्यूशन 2% ऑफ एक्वस सोल्यूशन है ये। अच्छा, तो मैं सॉल्यूट का 2% नहीं ले सकती, मुझे सोल्यूशन लेना पड़ेगा। तो लेट मास ऑफ सोल्यूशन ए बी 100 ग्राम। 2% ऑफ 100 ग्राम इज 2 ग्राम, इज ये तो हो गया सॉल्यूट ए। तो सॉल्वेंट कितना होगा, 100 में से 2 माइनस कर देंगे तो 98 आएगा, राइट। अब नाउ लेट मास ऑफ सोल्यूशन बी 100 ग्राम, इसे भी मैं 100 ग्राम ही ले रही हूँ। और हमने कहा कि 8% ऑफ एक्वस सोल्यूशन, यानी कि 8% ऑफ एक्वस सोल्यूशन, क्योंकि मुझे ये सोल्यूशन में लेना है, माई बैक इज पेनिंग अ लॉट। 8% ऑफ 100 ग्राम इज इक्वल्स टू 8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट बी। इतना मेरे पास सॉल्यूट बी हो गया, तो फिर सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 92 ग्राम्स। बिल्कुल सही। अब डेल्टा टी बी क्या होता है, आई के बी एम, और दिस इज इक्वल्स टू ऑल्सो आई के बी एम। दिस एम इज फॉर ए, दिस एम इज फॉर बी। आई से आई कैंसिल, के बी से के बी कैंसिल, एम ए और एम बी। एम ए क्या होता है, मोलालिटी। मोलालिटी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, moles of A divided by mass of solvent in kg is equals to number of moles
of B divided by mass of solvent in kg. निकालना क्या था एक बार देख लें. The relation between molecular weight of A and B. अच्छा, तो number of moles of A कितना हो जाएगा? mass of A upon molar mass of A multiplied by mass of solvent in kg. कितना है? mass of solvent 98 ग्राम है, तो यानी कि 0.098 kg हो गया. और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, दिस इज योर नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना हो जाएगा? ऑन मोलर मास ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सॉल्वेंट इज 92 ग्राम, यानी कि 0.092 kg. ठीक है, ये हो गया. अब मास ऑफ ए भी हमें पता ही था. मास ऑफ सॉल्यूट ए इज 2 ग्राम्स, यानी कि 2 डिवाइडेड बाय 0.098 मल्टीप्लाइड बाय एम ए इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू 0.092. तो अब आपका एम ए और एम बी का रिलेशनशिप क्या आएगा? एम ए अपॉन एम बी या एम बी अपॉन एम ए, जो भी कुछ आएगा. एम बी और एम ए में किस तरह का रिलेशनशिप देना है? एम ए इज इक्वल्स टू या एम बी इज इक्वल्स टू. तो एक काम करते हैं, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा एम बी इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.098 into MA divided by 2 into 0.092. ये आएगा. ये 4 टाइम्स आ गया. ये तो अप्रॉक्सीमेटली कितना ही कटेगा, पॉइंट्स में अंतर है. 4 टाइम्स ऑफ MA समथिंग आएगा. 4 टाइम्स ऑफ MA. तो मुझे क्यों इसकी कैलकुलेशन करने की इतनी ज़रूरत है? मुझे दिख ही रहा है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1 में घटेगा, तो दिस इज 4 टाइम्स ऑफ MA आ रहा है. सो एम बी इज इक्वल्स टू 4 MA. बी आ रहा है आंसर. बिल्कुल ले लूँगी बच्चे, सारे टॉपिक्स ले लूँगी. समझ आया? बी आ रहा है तो बहुत ज़्यादा फाइन कैलकुलेशन में घुसने की ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज द आंसर. मैंने बहुत डिटेल में तुम्हें समझाते हुए करा है. अगर इफ़ यू विल रीड द क्वेश्चन केयरफुली, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 2% एक्वस सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए, यानी कि इन्होंने कहा था 2% किसका लेना है? एक्वस सोल्यूशन का लेना है. ठीक है, तो सोल्यूशन को हमें 100 ग्राम कंसीडर करना पड़ेगा, यानी कि लेट करना पड़ेगा, ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ए. ठीक है, तो यानी कि 2% ऑफ एक्वस सोल्यूशन इज अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. तो यानी कि यहाँ से मुझे पता चल गया कि 2% ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि 2 ग्राम है, तो बचा हुआ हमारा सॉल्वेंट रहेगा विच इज 98 ग्राम्स. क्लियर? सो आंसर इज बी. अगला क्वेश्चन चलते हैं. आई एम लाइक मेरा बैक बहुत पेन कर रहा है, सो थोड़ा आराम से चलेंगे पर चलते रहेंगे. अगला ये क्वेश्चन नंबर 5. When a certain amount of a solid A is dissolved in 100 gram of water at 25 degrees Celsius to make a dilute solution, the vapor pressure of the solution is reduced to 1/2 of that of pure water. When a certain amount of solid A is dissolved in, यानी कि तुमने क्या किया, कुछ पर्टिकुलर चीज़ है A, कोई सॉल्यूट ही होगा जो तुम ऐड कर रहे हो. किस में ऐड कर रहे हो? 100 ग्राम ऑफ वाटर में. वाटर तुम्हारा सॉल्वेंट हो गया, यानी कि ये तुम्हारा ए सॉल्यूट जो तुम ऐड कर रहे हो. ठीक है, ऑफ वाटर. टेम्परेचर तुमने लिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस. टू मेक अ डाइल्यूट सोल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन इज रिड्यूस टू, यानी कि जो तुम्हारा वेपर प्रेशर है, यानी कि वेपर प्रेशर डेल्टा पी. ठीक है, डेल्टा पी. तो the vapor pressure of the solution is reduced to 1/2 of that of pure water. तो यानी कि अगर मैं P
नॉट ऑफ वाटर की बात करूँ तो यानी कि देर इज अ डिप्रेशन इन, यानी कि देर इज अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, हमारा डेल्टा पी यानी कि द वेपर प्रेशर ऑफ द फर्स्ट सॉल्यूशन यानी कि रिड्यूस ही हो रहा है टू वन हाफ ऑफ दैट ऑफ प्योर वाटर, यानी कि इज इक्वल्स टू वन हाफ ऑफ दैट ऑफ प्योर वाटर। इसका मतलब यही हुआ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, अब जो वेपर प्रेशर है यानी कि जो पी नॉट ऑफ वाटर है वो तुम्हारे को दे रखा है 23.76 mmHg, यानी कि mmHg में दे रखा है। दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यानी कि तुम जो A ऐड कर रहे हो इसके कितने नंबर ऑफ मोल्स ऐड कर रहे हो, ठीक है, ये तुमसे पूछा गया है। वो भी एज्यूम मोल्स ऑफ A टू बी लेस देन द मोल्स ऑफ B, यानी कि B कहाँ से आ गया ये, एज्यूम मोल्स ऑफ A टू बी लेस देन मोल्स ऑफ B। अगले पेज पे चलते हैं, लेट्स फाइंड इट। तो मैंने तुम्हें क्या क्या पॉइंट्स बताए, एक तो ये कि जो तुम्हारे पास एक सॉल्यूट है जिसका तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। सॉल्वेंट तुम्हारे पास 100 ग्राम वाटर है, और डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ऑफ वाटर तुम्हारे को 1/2 दिया हुआ है। पी नॉट ऑफ वाटर 23.76 ये दे रखा है, ठीक है। चलो अब क्या समझ में आता है तुम्हें, कि जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हुआ करता था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट हुआ करता था इज इक्वल्स टू क्या हुआ करता था, वो एक्स बी अपॉन एक्स ए हुआ करता था, यानी कि दी मोल फ्रैक्शन के इक्वल हुआ करता था। तो हम इसे कह सकते थे कि एन, जैसे मैंने सॉल्यूट अपना ए लिया है तो एन ए अपॉन एन बी मैं ये कह सकती हूँ, ये हमारा ये हुआ करता था, एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन एन ऑफ सॉल्वेंट ये हुआ करता था। बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करो, यू विल बी गेटिंग योर आंसर। यानी कि ये वैल्यू तुम्हारे पास दे रखी है 1/2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे, यानी कि मास ऑफ ए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए तो मुझे पता करने थे। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, तो यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 18 ग्राम, क्योंकि मास ऑफ वाटर कितना होता है 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 18 कम्स आउट टू बी इज इक्वल्स टू 5.55 समथिंग करके आता है, राइट। 18 को कट करोगे तो 5.55 समथिंग करके आएगा। ये तो वैल्यू तुम्हें याद ही रखनी चाहिए इवन। तो Na कितना हो जाएगा, ऑप्शंस दिए थे नहीं, टू बी एडेड इज नियरेस्ट इंटीजर में तुम्हें आंसर देना है, तो आपका आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 3 समथिंग। नियरेस्ट इंटीजर में क्या आएगा 5.55 है, इससे अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 6 ले लो, 3 आएगा। सिंपल यही करना था। चलो हमने ये इसलिए ले लिया बिकॉज डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन इज गिवन इन द क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग खुद एक प्रीरिक्विजिट है, केमिकल बॉन्डिंग की कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, डायरेक्ट केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना शुरू कर सकते हो फ्री।
तो आसान क्वेश्चंस हैं, आजकल इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो भी वो नियरेस्ट इंटीजर पूछता है, तो क्वेश्चन और आसानी हो जाता है। ठीक है, तो नियरेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन या एक्सप्रेशन वाला क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 150 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड वॉज कंटामिनेटेड विद 10.2 ग्राम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है ये मेजर अमाउंट है, ये माइनर अमाउंट है, तो यानी कि मेरा जो भी सॉल्वेंट रहेगा, माय सॉल्वेंट is acetic acid which is 150 gram is contaminated with a solute which is ascorbic acid. जो कि तुमने डाला 10.2 ग्राम्स टू लोअर डाउन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टी एफ बाई एक्स इंटू 10⁻⁻1 भी दे रखा है, जरा ध्यान से देखना। दी वैल्यू ऑफ एक्स इज के एफ दे रखा है, मोलर मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड दे रखा है। इजी क्वेश्चन नहीं है। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू आई के एफ एम। डेल्टा टी एफ तुमसे पूछा गया है, जो कि x इंटू 10⁻⁻1 कुछ आएगा डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में, कुछ भी कह लो, जिसमें आई की वैल्यू कुछ लोगे क्या? कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है क्या? कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। मैं बहुत फ्रीली मूव कर सकती हूँ, मेरे को कोई आई वाई की वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिकॉज नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन। के एफ की वैल्यू क्या दे रखी है? 3.9 केल्विन। लेट्स से मैंने ये भी केल्विन ले ली तो केल्विन कट जाएगा, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, अब आपने मोलालिटी लेनी है, तो मोलालिटी क्या आ जाएगी? मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने आएंगे? मास अपॉन मोलर मास, यानी कि सॉल्यूट क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 10.2 ग्राम, यानी कि मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास क्या हो जाएगा? 176 ग्राम पर मोल। तो ये तुम्हारे क्या हो गए? दे विल गिव यू द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स हो गए डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट ये है जिसका मास तुम्हारे को 150 ग्राम दे रखा है, 150 ग्राम दे रखा है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो यानी कि डिवाइडेड बाय 1000 भी कर लो। तो तुम्हें ये इतना सॉल्व करना पड़ेगा। अब निकाल दो आंसर, या क्या ही आंसर आ रहा है, यानी कि x इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल्स टू, अब देखो ये किलोग्राम में, तुमने ये भी डिवाइड करके इसे केजी में कन्वर्ट कर दिया, केजी कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, पर मोल से पर मोल कट गया, सब कुछ कट गया। x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, केल्विन मैंने काट ही दिया था, यानी कि मेरे को तो बस x की वैल्यू से मतलब है। तो वो आ जाएगा 3.9 मल्टीप्लाइड बाय 10.2 डिवाइडेड बाय 176 मल्टीप्लाइड बाय, तो ये अगर मैं काट दूँ 100 और 15, यानी कि 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 20, यानी कि मेरा ये आ गया। अब 3 और 3.9 यानी कि 1.3 अब 13 है, 1.3 है और तुम्हारे पास 176 है। क्या हम इसे काट सकते हैं? काट तो सकता है। ठीक है, अगर तुम देखोगे तो 3 2 यानी कि 12 टाइम्स कर सकता है क्या ये? 13 इंटू 12, 13 इंटू 12 जरा करके देखो। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, यानी कि 6 3 और 2 156 आ रहा है, नहीं तो 13 3 जा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.3, 13 को 176 से कट करोगे तो 12 टाइम्स नहीं कट रहा, 13 टाइम्स, 14 टाइम्स, 126 66 76 13, 3 टाइम्स तो कट जाएगा एक तरीके से। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स कटेगा। ऊपर को सॉल्व कर लो, ऊपर को सॉल्व करोगे तो एक तरीके से मेरा ये आ गया 1.3 मल्टीप्लाइड बाय 102 इंटू 2 is going to be 204, right? Right, 2 2 जा 4, 204 डिवाइडेड बाय 176। ये तुम्हें अब सॉल्व करना है।
ठीक है, मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा तुम्हारा 13 टाइम्स, 13 टाइम्स, और 13 को 204 से कट करोगे तो 1 आया, और बचा कितना, 774, 74 इज अप्रॉक्सीमेटली 6 टाइम्स, 5 टाइम्स आएगा। हाँ, 15 कुछ कुछ आएगा, अब तुम सॉल्व कर लोगे तो। ये मैंने कट किया था 1.3, तो ये 1.3 है ना, तो मैं अल्टीमेटली इसमें 10 की पावर मल्टीप्लाई और 10 की पावर डिवाइड कर सकती हूँ, तो ये अल्टीमेटली मेरा ये 13 हो गया, 1.3 और 10 मिला के 13 हो गया। ठीक है, तो मेरा अल्टीमेटली क्या बचा, 10 बचा, तो 10 की पावर -1, हाँ, तो 15 इंटू 10 की पावर -1 कुछ कुछ आ रहा है, 15 इंटू 10 की पावर -1 आ रहा है। चेक करो अपना आंसर, 15 कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, लेके मैंने कैलकुलेशन कर डाली है सारी। ओके, यहाँ पे 1.3 था ना, और हम इसको कट कर रहे थे 13 की टेबल से, तो मैंने 10 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, इसको 13 ले लिया, तो डिवाइड करूँगी तो 10 की पावर -1 आ जाएगा। सो माई आंसर हैज़ टू बी 15। ओके, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली। नाउ वी आर हेयर विद द क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या कह रहा है, अ गैसियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस ए एंड बी। ओह माय गॉड, तो यानी कि ए और बी दो का मिक्सचर है अंडर अ टोटल प्रेशर ऑफ, यानी कि तुम्हारे पास पी टोटल दे रखा है 0.8 atm, इज इन इक्विलिब्रियम विद एन आइडियल लिक्विड सोल्यूशन। जो कि आइडियल लिक्विड सोल्यूशन यानी कि हम आइडियल इक्वेशंस की बात कर रहे थे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए इज, मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए इज 0.5 इन द वेपर फेज, एंड वेपर फेज में बात हो रही है, और वेपर फेज में मैं वाई ए ले लूँ, एंड 0.2, और जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है अपने लिक्विड फेज में, तो मैंने एक्स ए ले लिया, दैट इज 0.2। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए इज, प्योर लिक्विड ए इज, यानी कि ये तुमसे पूछा है। पी टोटल दे रखा है 0.8 atm, बोला गया है कि वेपर फेज में इतना है, लिक्विड फेज में इतना है, तो पी ए नॉट क्या होगा। तो वेपर फेज और लिक्विड फेज की रिलेशनशिप क्या होती है, बस वही लगानी है। मेरे को बस एक चीज समझ नहीं आ रही है, गैसियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस ए एंड बी, इनका टोटल प्रेशर इतना है, ठीक है, तो यानी कि पी टोटल इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी विच इज इक्वल्स टू 0.8 atm। आइडियल सोल्यूशंस हैं, तो यानी कि पी ए मतलब यानी कि ए इंट्रैक्शन और बी बी इंट्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू ए बी इंट्रैक्शन, सेम है, तो यानी कि प्रेशर ऑफ ए 0.4 atm हो गया, प्रेशर ऑफ बी
0.4 atm हो गया। ये मैं इसलिए कर सकती हूँ बिकॉज आइडियल सोल्यूशन से इंट्रैक्शन सेम है। अब हमारे को दे रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस ए इज 0.5 इन द वेपर फेज एंड 0.2 इन द लिक्विड फेज। तो यानी कि ए के लिए तो दे रखा है, बी के लिए तो कुछ दे ही नहीं रखा है, ए का ही दे रखा है और ए का ही निकालना है। तो गाइज व्हाट यू नो इज, आपको पता है पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नॉट एक्स ए होता है, यानी कि दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी यूजुअली हैव। हाँ, ये एक्सप्रेशन होती है। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या कहती है कि पी ए यानी कि जो तुम्हारा रिलेशनशिप होता है पी ए इज इक्वल्स यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एज पर दी रॉल्स लॉ के हिसाब से पी ए इज इक्वल्स यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट इन द प्योर स्टेट एक्स ए, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एज पर दिस इफ दिस इज आइडियल सोल्यूशन, और बी की तो कुछ कंसिडरेशन की ही नहीं है और तुम्हें पी ए नॉट निकालना है, तो मैं सिंपल पी ए अपॉन एक्स ए कर सकती हूँ। और मेरा पी ए मुझे क्या दे रखा है, पी ए मैंने कहा अगर ये आइडियल सोल्यूशन है, इन्होंने कहा कि गैशियस मिक्सचर है, टोटल प्रेशर, आइडियल लिक्विड सोल्यूशन, ये जो इन्होंने बात बोली थी इधर से हमने कहा कि अच्छा ये जो पी ए पी बी होगा 0.4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.4 ए का 0.4 हो गया और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन्होंने 0.2 दिया हुआ था। ठीक है, तो मुझे वेपर फेज में कितना है उसकी फर्क इसकी जरूरत ही नहीं लगेगी। व्हाई आई हैव टू टेक द वेपर फेज में मेरे पास कितना वेपर प्रेशर है। सो सिंपल दिस कम्स आउट टू बी 0.2, सॉरी 0.2 क्यों आएगा, 2 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 इज द आंसर। दो आंसर होगा, एक बार चेक कर लो। मतलब इसमें बहुत सारा डाटा है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, यानी कि जो उन्होंने वेपर फेज में बोला मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके हाँ, कोई बात नहीं, नींद लाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बिल्कुल सही, दो ही आंसर आ रहे हैं, 3 क्वेश्चंस रहते हैं लास्ट। करते हैं, इफ ऑक्सीजन गैसेस बबल थ्रू वाटर एट 303 केल्विन। अच्छा जी, हेनरीज लॉ पर क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा। इफ ऑक्सीजन गैसेस बबल थ्रू वाटर, यानी कि तुमने वाटर लिया है, इसमें ऑक्सीजन गैस बबल करा रहे हो थ्रू वाटर, टेम्परेचर है 303 केल्विन। The number of millimoles of O2 gas that dissolves in 1 liter of water is, यानी कि number of millimoles, यानी कि moles नहीं millimoles of O2 पूछे गए, यानी कि O2 is a gas which is acting as a solute, ठीक है, जैसे तुम डाल रहे हो, इसके millimoles तुमसे पूछा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर तुम्हारे को दे रखा है विच इज 1 लीटर। हेनरीज लॉ फॉर ऑक्सीजन भी दे रखा है, दिस इज बार, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी दे रखा है। और पूछा है कि मोल मिलीमोल्स ऑफ वाटर बता दो। एज्यूम सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इज ऑक्सीजन इज टू स्मॉल, या एब्सोल्युटली तुम्हें वैसे भी पता होगा जो O2 होता है दिस नॉट सॉल्युबल, यानी कि वेरी 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 स्लाइटली सॉल्युबल होता है पानी में। सो एज पर दैट, अब इसने हेनरीज लॉ कांस्टेंट देके तुम्हें इतनी बड़ी हिंट दे दी कि तुम्हें हेनरीज लॉ बताना है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा गैस पानी में जा रहा है ना, तो ऑक्सीजन इज अ गैस जो कि पानी में जा रहा है, सॉल्युबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हियर वी हैव टू अप्लाई दी हेनरीज लॉ। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू के एच हेनरीज कांस्टेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन, राइट, यही कहता है। प्रेशर ये हेनरीज लॉ है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो जो तुम्हारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज इक्वल्स टू द हेनरीज कांस्टेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन, इनटू द मोल फ्रैक्शन। बस अगर तुम्हें ये चीज़ पता है तो यू जस्ट अप्लाई द हेनरीज लॉ एंड स्टार्ट फाइंडिंग द क्वेश्चन। तो यानी कि तुम्हारे को पार्शियल प्रेशर ऑफ ये दे रखा है 0.920 बार में दे रखा है। यूनिट्स एक बार देख लेंगे क्या क्या हमें चेंज करनी है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट भी तुम्हें दे रखा है विच इज 46.82 केल्विन।
किलो बार, ठीक है, किलो बार दे रखा है, दिस इज नॉट केल्विन, दिस इज किलो बार। हेनरीज लॉ तो बेसिकली बार ही बताता है ना, ये तो मोल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, तो हेनरीज लॉ की जो यूनिट होती है दैट इज बार ओनली, तो दिस इज किलो बार। तो अगर ये किलो बार है, इफ दिस इज किलो बार, आई कैन ऑल्सो राइट इट एज इंटू 10⁻³ का बार, मैं ये कर सकती हूँ, इंटू मोल फ्रैक्शन। अब आ जाओ यहाँ पे है सारा का सारा काम। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो तुम्हें निकालने थे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, मैं ऐसे ना लिख दूँ इसे, नंबर ऑफ मोल्स बाद में निकाल लेते हैं ना मिली मोल्स, अभी पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ऐसे कर सकते हैं। अब बार से बार तो यूनिट कैंसिल हो रही है, 0.920 डिवाइडेड बाय 46.8 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स। अब मेरी बात सुनो, इन्होंने यहाँ बोला है कि एज्यूम सॉल्युबिलिटी ऑफ O2 इन वाटर इज टू स्मॉल नियरली नेग्लिजिबल, तो इन स्टेटमेंट्स पर थोड़ा ध्यान दो, यानी कि पानी तो बहुत ही कम डिजोल्व हो, यानी कि ऑक्सीजन तो बहुत ही कम डिजोल्व हो रहा है पानी में, तो यानी कि जो तुम बात कर रहे हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O के कंपैरिजन में अगर देखोगे, तो डोंट यू थिंक कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O आर गोइंग टू बी वेरी 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 हायर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, क्योंकि ऑक्सीजन तो अच्छी अल्टीमेटली सॉल्युबलाइज ही नहीं है, तो यानी कि O2 के नंबर ऑफ मोल्स H2O के कंपैरिजन में तो बहुत ही कम होंगे, तो उसमें कुछ ऐड वैड भी कर दोगे तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है उससे, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, वी कैन इग्नोर दिस पार्ट। अगर इस पार्ट को इग्नोर कर देंगे तो बचेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अब वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, तो वाटर तुम्हारे पास दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास तो 18 ग्राम होता है, मास कितना दे रखा है 1 लीटर दे रखा है, तो 1 लीटर मास निकालो चलो। तो देखो तुम्हें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी होती है 1.0 ग्राम पर मिलीलीटर, वॉल्यूम तुम्हारे को दे रखा है 1 लीटर ऑलरेडी दे रखा है, तो मास कितना हो जाएगा, वन लीटर यानी कि 1000 का ml दे रखा है, ml, तो 1 ग्राम यानी कि 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम हो जाएगा। सो दिस इज इट। अब तुम्हारे को क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स, तो यानी कि तुम्हारे को निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, multiplied by n of H2, number of moles of H2O, that is mass 1000 gram upon molar mass, that is 18 ग्राम, 18 ग्राम। अब ये तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, अब मुझे मोल्स को मिली मोल्स में करना है, तो मैं क्या करूँगी, यानी कि मोल्स को मुझे मिली मोल्स में करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000, सॉल्व करो। अभी तो हम मोल्स में निकाल रहे हैं ना, शिट, क्या हुआ यार, मुझे लग रहा है सारा रब हो गया, इज इट, शिट मैन, ये बड़ा इशू है यार इसमें। आई वॉज ट्राइंग टू सिलेक्ट द कलर और वो इरेज ऑल इंक पे क्लिक हो गया।
चलो हमने कर लिया है, यू पीपल हैव द सोल्यूशन, उसको जरा पे सॉल्व करो और मिली मोल्स में आंसर निकालना। कहाँ था क्वेश्चन? क्वेश्चन वाज देयर, क्वेश्चन 80 तो था। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स चाहिए उसे, तो मिलीमोल्स में आंसर देना, ठीक है। चलो, नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 1 आ रहा है तुम्हारा आंसर, एक बारी कैलकुलेशन करो, आसान हो जाएगी, उसको सिग्निफिकेंट फिगर मान के उसको कैंसिल कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक्स ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है, एक्स ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज मिक्स्ड विद 200 ग्राम ऑफ नियोन। यानी कि मैंने O2 को नियोन के साथ मिक्स कर दिया। O2 मैंने कितना लिया? x ग्राम, नियोन मैंने कितना लिया? 200 ग्राम्स ऑफ नियोन। The total pressure of the non-reactive mixture of oxygen and neon in the cylinder is 25 बार। यानी कि मेरा जो P टोटल दे रखा है वो कितना दे रखा है? P टोटल दे रखा है वो 25 बार दे रखा है, ठीक है जी। द पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन इज 20 बार, पार्शियल प्रेशर ऑफ नियोन जो है हमारा दैट इज 20 बार है। और एट द सेम टेम्परेचर एंड वॉल्यूम द वैल्यू ऑफ एक्स इज यानी कि मास ऑफ O2 तुमसे पूछा गया है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन है। मोलर मास ऑक्सीजन का दिया हुआ है, मोलर मास नियोन का दिया हुआ है, ओके। तो पार्शियल प्रेशर नियोन का दिया हुआ है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है। ऑक्सीजन और नियोन आर द टू गैसेस विच जो कि मिक्स हो रही है, इज मिक्स विद, यानी कि दिस इज कोई सॉल्यूट है ए, दिस इज कोई ए गैस है आपकी जो कि इसको के साथ मिक्स हो रही है, ओके। तो what we understand is we know that P total is equals to PA plus PB होता है। P total is 25 बार, PA यानी कि P of O2 plus P of neon। तो P of neon तुम्हारे को दे रखा है which is 20 बार, तो ये 25 बार ही था, ये भी बार में ही था। तो P of O2 कितना आ जाएगा? तो यानी कि प्रेशर बिकॉज ऑफ O2 इज इक्वल्स टू 25 माइनस 20 यानी कि 5 बार। तो मेरे पास ऑक्सीजन का प्रेशर आ गया। नाउ आई नो दैट मुझे ऑक्सीजन का ग्राम पता करना है। मोलर मास दे रखा है, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है, मोलर मास ऑफ नियोन दे रखा है। तो we know that pressure of O2 is equals to PT into mole fraction of oxygen। partial pressure of oxygen is equals to partial pressure of oxygen is equals to, मैं ये तो नहीं कह सकती कि वो मेरा मेरे को यहाँ पे वो पता है दैट इज दी वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स प्योर स्टेट, वो तो मुझे पता नहीं है ना। यहाँ मुझे वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स प्योर स्टेट तो पता नहीं है कि मैं उसको कर दूँ और प्योर स्टेट को कर दूँ और उसका मोल फ्रैक्शन ले लूँ। सो बेसिकली व्हाट आई हैव टू टेक इज the partial pressure of O2 is equals to the total pressure into the mole fraction of O2। तो अल्टीमेटली आपके पास पार्शियल प्रेशर कितना, टोटल प्रेशर कितना था? टोटल प्रेशर वॉज 25, पार्शियल प्रेशर कितना था? 5, टोटल प्रेशर कितना था? 25। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना हो जाएगा?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियोन, ये हो जाएगा कुछ कुछ। तो ये हो जाएगा 25 यानी कि 1/5 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल्स टू x ग्राम्स यानी कि मास अपॉन मोलर मास। तो x ग्राम अपॉन मोलर मास इज 32, x डिवाइडेड बाय 32 प्लस n ऑफ नियोन, नियोन कितना है, नियोन का है 200 ग्राम यानी कि 200 डिवाइडेड बाई मोलर मास, मोलर मास हियर इज गिवन इज 20। ठीक है, बस यार सॉल्व कर दो, अब तुम इसे सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। x/32 प्लस 200/10 दैट इज 200/20 दैट इज 10 आएगा। I hope it's very easy calculation. Please find it. X कितना आ रहा है? The right answer comes out to be 80. Easy calculation है, okay? So don't leave it for the last. चलो अपन last question पे move on करते हैं and let's see what comes. 1.80 gram of solute A was dissolved in 62.5 centimeter cube of ethanol. यानी कि मैंने मास ऑफ ए लिया 1.8 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ए, इसको मिक्स किया इथेनॉल में। इथेनॉल डेफिनेटली वाज माय सॉल्वेंट इन 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज माय वॉल्यूम, यू नो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml। तो इस सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 62.5 ml भी बोल सकते हो तुम इसे, 1 ml इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब। एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन वाज फाउंड टू बी, और जो तुम्हारी को डेल्टा TF यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट तुम्हारी को दिख रहा है दैट इज 155.1। द मोलर पॉइंट और जो एक्चुअल जो तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 156, जो फ्रीजिंग पॉइंट इथेनॉल का था। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया 156 माइनस का 155 यानी कि 56 यानी कि 1.1। तो जो तुम्हारा डेल्टा TF है दैट इज 1.1 केल्विन। डेंसिटी इथेनॉल की दी हुई है, अगर डेंसिटी दी हुई है तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है तो मास ऑफ इथेनॉल निकाल सकते हो, यानी कि मास ऑफ इथेनॉल एज अ सॉल्वेंट हम अगर निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी कितनी दे रखी है 0.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम कितना दे रखा था 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब कटा, कितना आ गया, कितना ग्राम आ गया 0.80 इंटू 62.5, तो 0.80 इंटू 62.5 ये ग्राम्स में आएगा। ठीक है, डेंसिटी मास ऑफ इथेनॉल आ गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट तुम्हारी को इधर का, यानी कि डेल्टा TF इज इक्वल्स टू IKF और M। आई की कोई मतलब नहीं क्योंकि नो एसोसिएशन डेल्टा TF इज 1.1 केल्विन आया था। KF की वैल्यू तुम्हारे को दे रखी है विच इज 2.0 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये दे रखी है। तो केल्विन से केल्विन तो कट ही गया, पर मोल मोलालिटी कितनी हो जाएगी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो गए, यानी कि सॉल्यूट है तुम्हारा A दैट इज 1.8 ग्राम। तो 1.8 ग्राम इनकी मास अपॉन मोलर मास, अब मुझे नहीं पता A का मोलर मास तो मुझे निकालना ही है, यानी कि ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नहीं मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इथेनॉल का मास हमारा कितना आया, इतना आया दैट इज 0.80 मल्टीप्लाइड बाई 62.5। ठीक है, इन kg, यानी कि ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तब जाके वो kg में कन्वर्ट होगा। अब अगर ये kg में कन्वर्ट हो गया तो kg से kg कट कर दो, और ये मास अपॉन मोलर मास करोगे तो ये मोल आएगा, तो मोल से मोल कट हो जाएगा, सब कुछ कट हो गया। अब यानी कि तुम्हारे Me की वैल्यू क्या आएगी, अब तुम्हारे Me की जो वैल्यू होगी, बस जस्ट डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो Me की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 1.8 इंटू 1000 divided by 1.1 multiplied by 0.80 multiplied by 62.5। Can you do this calculation? कर लो और अपना आंसर ले आओ।
मैंने सही किया है ना, वो जो मैंने डिप्रेशन निकाला है 155.1 और 156। ओ ओ इट्स 0.9 प्लीज़, ये मैंने गलत कर दिया है, इट्स 0.9। अब देखो 9 और ये 9 पॉइंट से पॉइंट कट गया, 9 टू जा 18, 2 हो गया ये। नाउ दिस इज 2 टू जा 4, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो गया। दिस इज 2 टू जा 4, और ये कितना है तुम्हारा, 4 से कट करोगे तो ये कितनी बार कटेगा, यानी कि इफ़ यू आर सेइंग, काम करो इस पॉइंट को हटाओ और यहाँ एक ज़ीरो लगा दो, ठीक है, इस ज़ीरो को छोड़ दो, 2 जा 4 और ये कटेगा 2 टाइम्स, ये 2 आ गया। अब बस तुम्हें क्या करना है, 2 इंटू 62.5 करना है, यानी कि ये आया 1000,000 और नीचे आया 62.5 इंटू 2, यानी कि 62, 120, 124, 125 समथिंग आना चाहिए, 125 समथिंग आना चाहिए। और 125 को अब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा 808, 8 टाइम्स 80 आना चाहिए, 80 आना चाहिए। फाइंड इट, यू विल गेट योर आंसर। देख लो क्या आ रहा है आंसर, 80 इज द आंसर। सो दिस इज इट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। तो सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। आयोटा का वैल्यू लगता है जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, और ज़्यादा क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, जस्ट डू देम। इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी मच इजियर, कैलकुलेशन भी हो जाएगी, बस थोड़ा इस बात को बिलीव करो। सॉल्यूशन के क्वेश्चंस एक ऐसा पर्टिकुलर पोर्शन है जहाँ से नंबर आ सकते हैं, सो व्हाई टू नॉट ग्रैब द मार्क्स, ओके। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बिलीव मी, यूनिट्स का थोड़ा सा ख्याल रखना और अपना आंसर करने के लिए रेडी रहो। दिस इज इट, बहुत बेसिक, बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है। चलो बाय गाइस, सी यू देयर। मैं अगला टॉपिक कल आऊँगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। सो इफ़ यू वांट टू लर्न इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद मी, सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व करने हैं। लगभग 15 क्वेश्चंस होंगे हमारे अगले क्लास में, सो प्लीज़ मेक श्योर यू ज्वाइन मी फॉर दैट। और फिर उसके बाद मैं कुछ फुल लेंथ सीरीज़ के साथ भी आने वाली हूँ कि इनऑर्गेनिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एंड हम लोग एक मॉक भी लेकर आएंगे, लाइव मॉक, जिसमें मैं सारा का सारा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, यानी कि कंप्लीट केमिस्ट्री के क्वेश्चंस तुम्हारे साथ डिस्कस करूँगी, ठीक है। चलो फिर लेट्स बिगिन, ठीक है। अपनी तैयारी करो, और कोई भी डाउट्स आए तो प्लीज़ यू डू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, इट्स मेघा मैम के नेम से मुझे ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पे अपने डाउट्स भी अपलोड कर सकते हो। यू विल गेट हेल्प फ्रॉम माई साइड। बाय बाय, टेक केयर।